हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज मैं इस सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 10 आपको एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 ऑफ एचआरएम और ये जो चैप्टर है इसका नाम है कंपनसेशन। चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है? कंपनसेशन। ठीक है, आप लोगों के नजदीकी एग्जाम है, कुछ बच्चों के शायद कल एग्जाम है, तो आप 10 तक चैप्टर तक तो कंप्लीट करके जाइए ताकि कम से कम आपका 80% सिलेबस कंप्लीट होगा तो आप बहुत अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बन रखी है, उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड में दे दूंगा। आप प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आइए हम इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कि कंपनसेशन का मीनिंग या इंपॉर्टेंस क्या है। कंपनसेशन इज द मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। देखो दो वर्ड आए हैं यहां पर। कंपनसेशन क्या है? मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स हैं। किसको दिए जाते हैं? टू एम्प्लॉइज। अच्छा, एम्प्लॉइज को कोई भी कंपनी मॉनेटरी फॉर्म में या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में कोई रिवॉर्ड्स क्यों देगी? क्योंकि वो एम्प्लॉय कंपनी को दे रहा है सर्विस, यानी कि कंपनी के अंदर कर रहा है काम। आप कहीं जाके काम करते हैं तो आप एक तरीके से सर्विस दे रहे हैं और उसके बदले में जो आपका एम्प्लॉयर है, आपका बॉस है ना, जहां आप काम करते हैं, वो आपको उसके बदले में क्या देता है? कंपनसेशन देता है। हाँ, वो कंपनसेशन मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। मॉनेटरी का मतलब हो गया भाई पैसे मिलेंगे आपको जो कि सैलरी होती है, और नॉन मॉनेटरी का मतलब हो गया कुछ फैसिलिटीज, सुविधाएं आपको मिल जाएगी। परक्यूजिट्स या अलाउंसेस उसको बोलते हैं, या फ्रिंज बेनिफिट्स भी बोलते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ओके, तो यही लिखा हुआ है यहां पर, कंपनसेशन इज द मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स गिवन टू एम्प्लॉइज इन रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज, है ना। क्योंकि एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज जो होती हैं, यानी कि जो मैन होती हैं, है ना, मैन में दोनों आ गया, मेल फीमेल वगैरह सब आ गया, तो यानी कि वर्कर या लेबर या एम्प्लॉइज हम बोल सकते हैं, वो कहीं भी जाके काम करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? अपनी सर्विस देते हैं, अपने स्किल्स को देते हैं, और उसके बदले में कंपनी उनको क्या देती है? कंपनसेशन देती है, जो कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में हो सकता है। मॉनेटरी फॉर्म में मतलब सैलरी, और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में मतलब अदर बेनिफिट्स आपकी हो गई, अदर फैसिलिटीज हो गई। अब क्या क्या इंक्लूड होता है कंपनसेशन के अंदर? कंपनसेशन में इंक्लूड होता है सैलरीज, वेजेस, पर्क्स, बेनिफिट्स, बोनसेस, अलाउंसेस। ठीक है, ये अलाउंसेस तो आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा जब आप पढ़ेंगे इनकम टैक्स। ओके, इनकम टैक्स सब्जेक्ट अगर आपके नेक्स्ट सेमेस्टर वगैरह में है तो वहां पर अलाउंसेस और परक्यूजिट आप बहुत अच्छे से समझेंगे। अलाउंसेस भी एक तरह का पैसा ही होता है, लेकिन ये सैलरी के फॉर्म में डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्टली दिया जाता है। जैसे आपके बच्चों की फीस दे दी, कंपनी ने जमा करा दी, अलाउंस हो गया, है ना। कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में क्या करता है? काम करता है, तो अब उसके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उस स्कूल की फीस जो है वो कंपनी ने पे कर दी। आगे ओके, इसको अलाउंसेस बोलते हैं। ठीक है, ओके जी। हेल्प इन रिक्रूटिंग, मोटिवेटिंग एंड रिटेनिंग द एम्प्लॉय। सबसे पहले रिक्रूट जब एम्प्लॉय को करते हैं ना, तब हेल्प मिलती है कि भाई हम आपको सैलरी के अलावा ये सब चीजें भी देते हैं। आपको सैलरी मिलती है, वेजेस मिलता है, इसके अलावा ये पर्क्स मिलते हैं, ये बेनिफिट्स मिलते हैं, बोनस भी मिलेगा आपको, अलाउंसेस भी मिलेंगे, है ना। टारगेट पूरा करोगे तो ये मिलेगा, कोई फेस्टिवल होगा तो ये मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से ये सब कुछ भी दिया जाता है ताकि रिक्रूटमेंट में एक मोटिवेशन काम करें और हम अच्छे अच्छे स्किलफुल एम्प्लॉयज को जो है हायर कर सके, और उसके बाद उनको रिटेन भी कर सके। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको हायर किया और वो छोड़ के चले जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं किसी और कंपनी के अंदर, तो उनको एक रिटेन करने के करके रोक के रखने का भी एक तरीका होता है। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। एंश्योर फेयर रिवार्ड्स फॉर वर्क। इसके अलावा ये भी एंश्योर किया जाता है कि जो एम्प्लॉइज है ना, वो अपना काम कर रहे हैं तो उनको एकदम फेयर रिवॉर्ड्स भी मिले। सैलरी और वेजेस में ये फर्क होता है, सैलरी एम्प्लॉइज को दी जाती है और वेजेस जो है वर्कर्स को दिया जाता है जो फैक्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनसेशन, दो टाइप का कंपनसेशन होता है। एक होता है बेस कंपनसेशन, जिसको हम फिक्स सैलरी या फिक्स वेज बोलते हैं, यानी कि फिक्स वेजेस भी बोलते हैं। तो ये जो आपका होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिस कंपनसेशन या बेस कंपनसेशन। नेक्स्ट आता है आपका सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। अब ये क्या होता है? ये इंक्लूड करता है एडिशनल बेनिफिट्स को। अब एडिशनल बेनिफिट्स कौन से? लाइक बोनस, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, है ना। आपको सैलरी के अलावा ये भी मिलेगा। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनसेशन के बाद में फ्रिंज बेनिफिट्स। अब ये फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं?
एक्स्ट्रा बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी, सैलरी के अलावा जो भी आपको बेनिफिट्स मिल रहा है उसको हम फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं, ठीक है, एम्ड एट एम्प्लॉइज वेलफेयर, ताकि एम्प्लॉइज वेलफेयर को हम पूरा कर सकें। एग्जाम्पल्स क्या है सर फ्रिंज बेनिफिट्स के, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो है मेडिकल इंश्योरेंस, है ना, कभी आप बीमार होते हैं तो बहुत खर्चा होता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी अगर आप बीमार होते हैं तो। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कब पे करेगी, जब हम उनको प्रीमियम पे करेंगे, और प्रीमियम हमारा कौन पे करेगी, कंपनी पे करेगी। तो मेडिकली जो है फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर दी गई मेडिकल इंश्योरेंस के जरिए। पेड लीव्स, आप जो है अगर छुट्टी लेते हैं, है ना, जैसे पेड लीव्स का मतलब एक तो ये होता है कि जैसे कोई एम्प्लॉई है और उसको छुट्टी अलाउ है और वो छुट्टी नहीं ले रहा है तो भी उसको जो है पेमेंट दिया जाएगा, और छुट्टी ले ली आपने, है ना, लीव्स ले ली, लेकिन उसके साथ में आपकी सैलरी नहीं कटेगी, ये भी फैसिलिटी देना। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देना, आपको आने जाने का पेट्रोल कंपनी देगी, या कार फैसिलिटी दे दी, है ना, या बस फैसिलिटी दे दी। फ्री मील, खाना भी आपको फ्री दे दिया, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वो फ्री मील देती है, जिम फैसिलिटी फ्री देती है, रिटायरमेंट प्लान्स भी देती है, डे केयर्स भी देती है, स्टॉक ऑप्शंस भी देती है, यानी कि कंपनी आपको अपने शेयर्स भी देती है, जिसको हम ईसॉप बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, आगे हम पढ़ेंगे भी, और अकाउंट्स में हम पढ़ते हैं ईसॉप, है ना। डिस्काउंटेड रेट पर जो है एम्प्लॉइज को कंपनी अपने शेयर्स देती है अगर वो कुछ टर्म्स पूरी कर लेते हैं तो। ओके, तो ये सारे के सारे फ्रिंज बेनिफिट्स थे। अब एक टॉपिक आता है पे फॉर परफॉर्मेंस प्लान। देखो वर्ड से लग रहा है परफॉर्मेंस, जैसा परफॉर्म करोगे उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। इससे क्या होता है कि कंपनी के अंदर एक कंपटीशन की और हेल्दी कंपटीशन की भावना प्रेरित हो जाती है, मोटिवेशन मिलता है कि इस बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया तो कंपनी ने इसको ये एक्स्ट्रा दिया, ये एक्स्ट्रा मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी फॉर्म में कुछ उसको अच्छा कंपनसेशन दिया, अच्छी सैलरी दी उसको, अच्छा बोनस दिया, क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्म किया, टारगेट को पूरा किया, तो बाकी भी मोटिवेट होते हैं। तो इसको यही बोलते हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पर कुछ प्लान बनाना। जैसे एक इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान होते हैं बेस्ड ऑन पर्सनल परफॉर्मेंस, हर एक व्यक्ति अलग अलग परफॉर्म करता है तो उस बेसिस पर कुछ इंसेंटिव देना। नेक्स्ट आता है ग्रुप इंसेंटिव, एक ग्रुप अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो पूरे ग्रुप को उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर इंसेंटिव देना। नेक्स्ट आता है गेन शेयरिंग बेस्ड ऑन यूनिट और प्रोडक्टिविटी, अगर यूनिट ऑन बेस्ड ऑन यूनिट प्रोडक्टिविटी, यूनिट प्रोडक्टिविटी मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ताकि उसमें आपको गेन शेयर किया जाता है, कंपनी अपने प्रॉफिट में हिस्सा देती है, गेन शेयरिंग या प्रॉफिट शेयरिंग उसको हम बोलते हैं। ओके ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा फिर परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन, जिसको पीबीसी बोलते हैं शॉर्ट के अंदर। क्या है याद रखना, पीबीसी की एग्जाम में फुल फॉर्म आ सकती है अगर आपके क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड आते हैं तो। परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन ये क्या है, रिवॉर्ड बेस्ड ऑन अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल, कुछ स्पेसिफिक गोल बनाए गए और जो बंदा उसको अचीव करता है तो उसको परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन मिलता है। पहले जो है और ये जो है दोनों में फर्क ये है, ये भी देखो परफॉर्मेंस बेस्ड था, है ना, इसको हम बोलते हैं पे फॉर परफॉर्मेंस प्लान, ठीक है, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं, ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या ग्रुप परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाता है। लेकिन यहां पर देखिए आप पीबीसी पर क्या है, कोई स्पेसिफिक गोल आप पूरा कर लेते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं तो फिर आपको वहां पर रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। एंकरेज किया जाता है प्रोडक्टिविटी एंड कमिटमेंट को। इसमें अधिकतर ये होता है जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है हर कंपनी की, अगर आप उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना, जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो आप बोल सकते हैं जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड कंपनीज होती है, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, है ना, ऐसे एग्जांपल अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनीज ये हमेशा ये बोलती है कि हमारी जो वेबसाइट है, जैसे इथिकल हैकिंग बोलते हैं ना उसको, इसको अगर कोई बंदा हैक करके दिखा देता है, ठीक है, कि इसमें कमी निकाल के बता देता है कि इसको इस तरीके से हैक किया जा सकता है, तो वो फिर कंपनी क्या करती है, उस कमी को पूरा करती है, उसको जहां हैक होने के चांसेस है उसको सिक्योर कर लेती है। तो अब उसने ऐसा करके दिखाया, एक बंदे ने कमी दिखाई है कि इस चीज में ये कमी है, तो उसको फिर इंसेंटिव देना, उसको फिर रिवॉर्ड देना। तो इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक गोल्स जो अचीव कर लेते हैं तो वहां पर कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी होती है और कमिटमेंट जो होता है वो पूरा होता है, उसको एनकरेजेस मिलता है। इसके एडवांटेजेस ये है कि रिटेंशन रेशियो अच्छा होता है, मोटिवेशन होता है और ये बेटर है, और रिक्रूटमेंट भी अच्छा होता है, और लोअर जो है टर्नओवर होता है, मतलब आपकी कंपनी में एम्प्लॉइज जो है वो छोड़ के नहीं जाते हैं,
छोड़ के नहीं जाएंगे ना तो एम्प्लॉयज को हायर करने की जो कॉस्ट होती है वो बच जाती है। एम्प्लॉयज को हायर करने की कॉस्ट होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसको हम ESOP भी बोलते हैं। अब ये है क्या, आप कंपनी के अंदर आए, कंपनी ने आपको प्लान बनाया कि भाई आपको इतनी बेसिक सैलरी मिलेगी, ये बेनिफिट्स मिलेंगे, इतना मॉनेटरी, इतना नॉन मॉनेटरी, लेकिन इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, अगर आप कंपनी में 1 साल पूरा कर लेते हैं तो आपको कंपनी के 50 शेयर जो है इस डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेंगे। अगर आप कंपनी में 2 साल पूरे कर लेते हैं तो आपको 100 शेयर मिलेंगे। आप कंपनी में 3 साल पूरे कर लेते हैं आपको 300 शेयर मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, अगर कंपनी में आप 5 साल पूरे कर लेते हो आपको कंपनी के 1000 शेयर इस रेट पे मिलेंगे। तो ये एक रिटेन करने का जरिया। अब किसी ने अगर 8 महीने कंप्लीट कर लिए हैं और उसको कहीं और से ऑफर आया, तो अब वो क्या सोचेगा एम्प्लॉय कि यार 8 महीने हो गए हैं, 4 महीने में तो साल भर हो जाएगा, 50 शेयर लेके ही निकलूं। कोई 4.5 साल हो गए तो वो सोचे 6 महीने और रुक जाऊं, 5 साल में 1000 शेयर मिलेंगे कंपनी के। आया समझ में। और कंपनी के वो एक फिक्स प्राइस पर, डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर मिलते हैं, और मार्केट प्राइस जो होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, वो बहुत ज्यादा ऊपर होती है। अगर कंपनी अच्छी है तो फिर उसको अच्छा कैपिटल गेन हो सकता है। तो ये भी एक तरीका है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो एम्प्लॉयज को रिटेन करने का, जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं उनको रोक के रखने का एक तरीका होता है, ठीक है जी। तो अलाउ एम्प्लॉयज टू ओन कंपनी शेयर एट फिक्स प्राइस, बिल्ड ओनरशिप एंड लॉयल्टी, इससे वो कंपनी के मालिक भी बनते हैं और लॉयल्टी भी आती है। बेनिफिट्स इंक्रीज एज अ कंपनीज वैल्यू इंक्रीजेज, जब कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो शेयर मार्केट में वो शेयर की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो फिर इनको कैपिटल गेन मिलता है, अच्छा खासा बेनिफिट होता है जिस भी व्यक्ति के पास में शेयर्स हैं। ओके, पे बैंड कंपनसेशन सिस्टम। अब ये क्या है, पे बैंड कंपनसेशन सिस्टम है। सैलरी रेंज फिक्स कर दी जाती है फॉर डिफरेंट जॉब लेवल्स। देखो होता भी है ना, आप अगर गवर्नमेंट जो फॉर्म्स हैं वो भरते हैं या आपने कहीं देखा हो तो उनका पे स्केल होता है, आपने देखा होगा। उन सबका क्या होता है, एक पे स्केल होता है कि अगर आपकी फर्स्ट ग्रेड में है, आप सेकंड ग्रेड में है, आप थर्ड ग्रेड में है, सबकी सैलरी का स्केल अलग अलग होता है, सबकी बेसिक सैलरी अलग होती है, फिर कितनी कितनी इंक्रीज होगी वो अलग होता है ना। तो वही सेम सिस्टम यहाँ पर हर कंपनी को करना चाहिए, पे बैंड कंपनसेशन सिस्टम, जिसमें सैलरीज की जो रेंज है वो फिक्स की जाती है अलग अलग जॉब के लिए, ताकि फेयर पे एंड करियर प्रोग्रेस को जो है बढ़ावा दिया जा सके, इंश्योर किया जा सके। इससे लेबर की जो कॉस्ट है वो भी कंट्रोल होती है और एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट भी होता है। चैलेंजेस ये है कि अगर आपको ये डिफरेंट जॉब लेवल के हिसाब से आपने अलग अलग सैलरी रेंज रख रखी है, तो इसको आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने पूरे लेबर और वर्कर्स के साथ में। इंटरनल इक्विटी और एक्सेप्शनल मैनेजमेंट भी आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा लोगों को समझाना पड़ेगा कि इस जॉब का रोल ये है इसलिए इनकी सैलरी ये है, आपकी जॉब का रोल ये है इसलिए आपकी ये सैलरी है। ओके जी, बढ़ते हैं आगे। फिर नेक्स्ट आता है फिर हमारा कंपनसेशन पॉलिसी। बिल्कुल, कंपनसेशन पॉलिसी जो होती है वो डॉक्यूमेंटेड प्लान होता है, जो कंपनसेशन स्ट्रक्चर उसके अंदर बताया होता है। ये लिंक होता है किसमें, रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस, कल्चर और HR ऑप्स के साथ में। प्रिंसिपल इसके होते हैं, ये सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और अलाइनमेंट होना चाहिए। भाई जो भी आपने कंपनसेशन पॉलिसी बनाई है, भाई आप जो भी एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है, वर्कर काम कर रहा है, उसको जो आप कंपनसेट करोगे, उसको सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह दोगे, वो एकदम अच्छे से क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई भी उसमें फ्रॉड वगैरह नहीं होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट उसमें होना चाहिए, मतलब जो बोला है वो होगा। ओके, नेक्स्ट आता है फिर हमारा कंपनसेशन के अंदर अगला टॉपिक, जॉब इवोल्यूशन। बिल्कुल, कंपनसेशन डिसाइड किया जाता है जॉब के हिसाब से, काम के हिसाब से, जैसी पोस्ट जैसा काम उस हिसाब का कंपनसेशन मिलता है। लेकिन कोई भी काम किस लेवल का है उसमें कंपनसेशन कितना होना चाहिए, यानी कि अगर आप कोई एम्प्लॉय को एक काम दे रहे हो और वो एम्प्लॉय उस काम को करेगा, तो उस एम्प्लॉय को उस काम के बदले में कितने पैसे मिलने चाहिए, ये कैसे तय होगा? ये ऐसे तय होगा जब आप उस काम का, उस वर्क का, उस जॉब का वैल्यूएशन करोगे, इवैल्यूएशन करोगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं जॉब इवैल्यूएशन। अब ये आप कैसे करोगे? एसेस रिलेटिव वर्थ ऑफ अ जॉब, उस जॉब से आपको कितना फायदा होगा, क्या वर्थ मिलेगा, वो एसेस करो। मेथड निकालो, रैंकिंग दो, हर जॉब को एक रैंक दो, जॉब ग्रेडिंग दो, पॉइंट रैंकिंग दो उनको, फैक्टर कंपनसेशन डिसाइड करो। एंड पर्पस,
फेयर एंड इक्विटेबल सैलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो मेरे सिमिलर जॉब कर रहा है लेकिन उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। अगर उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो उस जॉब की कुछ विशेषता होगी, इस वजह से उसको मिल रहा है। तो ऐसा आपको सैलरी स्ट्रक्चर फेयर और इक्विटेबल तैयार करना होगा। इसके लिए आपको जॉब इवोल्यूशन करना होगा। जॉब इवोल्यूशन करने का जो प्रोसेस है वो आपके सामने है। वो क्या है? सबसे पहले आपको जॉब एनालिसिस करना होगा, यानी कि आपको कलेक्ट करना होगा जॉब डेटा। जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि डॉक्यूमेंट और रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको तैयार करनी होगी। एंड इवोल्यूशन करना होगा यूज सेलेक्टेड मेथड्स। सबसे पहले जॉब का एनालिसिस करो। कैसे करोगे? जॉब से रिलेटेड डेटा सारा कलेक्ट कर लो। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करोगे, यानी कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट और उस जॉब का रोल क्या है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो डिसाइड करोगे। फिर इवोल्यूशन करोगे यूज सेलेक्टेड मेथड्स। कुछ मेथड्स को सेलेक्ट करके उसका इवोल्यूशन करोगे या वैल्यूएशन करोगे, और उसके बाद में हेरिटेज डिसाइड करोगे, यानी कि सारी की सारी जॉब्स को क्या दोगे आप? रैंक दोगे। तो ये 4 पॉइंट याद कर लेना, इसके अंदर थोड़ा लिख देना तो मार्क्स आपके आ जाएंगे। ओके जी। नेक्स्ट है कंपनसेशन मैनेजमेंट प्रोसेस। भाई कंपनसेशन जो है उसको मैनेज करने का प्रोसेस क्या है, तो मैं बिल्कुल इजी आपको बता रहा हूं। बिजनेस स्ट्रेटेजी तैयार करो, फिर एचआर स्ट्रेटेजी तैयार करो, फिर जॉब को इवेल्यूएट करो, फिर कंपनसेशन पॉलिसी तैयार करो, यानी कि डिसाइड करो, फिर उसको डिजाइन करो और फिर उसका रिव्यू करो कि हमने जो ये पॉलिसी तैयार की है कंपनसेशन पॉलिसी, ये करेक्ट है या नहीं। और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट में कराया है क्योंकि कल आपके एग्जाम है ना, तो आपको भी ज़्यादा थ्योरी पढ़ा के मैं बोर करना नहीं चाहता था। तो जो मेन पॉइंट्स है जो याद रखने लायक हैं वो इस पीडीएफ के अंदर मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा अभी इस वीडियो के अपलोड होने के बाद में, तो आप जाके इसको डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का नाम है CWG4BCom और लगभग 23,000 को सब्सक्राइबर है, तो आप पहचान लेना, टॉप पे आ जाएगा। टेलीग्राम के अंदर जाके लिख देना CWG4BCom, वहां आपको ये मिल जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू, एंड आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।